हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेट के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल से संबंधित अर्थात लेसन 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता से संबंधित अपनी चर्चा चल रही है। तत्वों के प्रकार के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व इन दोनों के बारे में सामान्य जानकारी दे दी है। ठीक है, वो जो वीडियो है उसमें आपको बताया गया था कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट व सेकंड में रखा गया है। फर्स्ट वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है और सेकंड वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। इसी प्रकार बात करें अपन पी ब्लॉक के बारे में तो आपको पता होना चाहिए पी ब्लॉक को आवर्त सारणी के अंदर वर्ग 13 से वर्ग 18 के मध्य रखा गया है। और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें अपन निरूपक तत्व या उन्हीं को मुख्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। इसके अलावा बात की थी अपन ने कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इन पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करें तो इनके प्रत्येक वर्ग को एक अलग से नाम दिया जाता है। जैसे वर्ग 13 के तत्वों को बोरोन परिवार कहते हैं, वर्ग 14 के तत्वों को कार्बन परिवार कहते हैं, वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन कहते हैं, वर्ग 16 के तत्वों को चैल्कोजन कहा जाता है, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं और वर्ग 18 के तत्वों को अपन उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य सी बातें जो है मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोगों ने उसको बिल्कुल देख लिया होगा। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ और अगला ब्लॉक आता है अपना, अगले प्रकार के तत्व अपने आते हैं डी ब्लॉक के तत्व। अब बात करें देखो डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं इनको आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक इन दोनों के बीच में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक रखा गया है। तो ध्यान रखें, डी ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में वर्ग 3 से लेकर 12 तक अर्थात कुल 10 वर्गों के अंदर आपके डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। अब देखो इन्हें डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी पूछा जाए कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसकी परिभाषा देने का कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है या एस कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें अपन एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और वे कक्षक जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें अपन एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इनकी परिभाषाएं बहुत सिंपल सी होती है। अब बात करें अपन डी ब्लॉक के बारे में और तो देखिए आप लोग, मैंने आपको बताया है कि इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 के मध्य रखा गया है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरा जाता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग ध्यान रखेंगे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d1 से 10 ns 0 से 2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आगे बात करते हैं तो देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 3 तत्व है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी इन 3 तत्वों को छोड़कर डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों को अपन संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व इनको कहते हैं। अब बात आती है कि सर संक्रमण तत्व होता क्या है, तो देखो संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनकी परमाणु अवस्था या आयनिक अवस्था, यानी कि चाहे परमाणु अवस्था में चाहे आयनिक अवस्था में, दोनों में से यदि किसी भी अवस्था के अंदर उनमें अपूर्ण डी कक्षक हो, क्या हो, अपूर्ण डी कक्षक, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि वो संक्रमण तत्व होगा। क्या होगा, वो संक्रमण तत्व होगा। परंतु हम बात करें कि फिर ये जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों नहीं है, तो देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होती है ना, इन तीनों के परमाणु व आयनिक दोनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक नहीं पाया जाता भाई, इनमें पूर्ण डी कक्षक पाया जाता है। और इसीलिए अपन क्या बोलेंगे कि इन्हें
संक्रमण तत्व नहीं कह सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आप लोगों से कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो ध्यान रखें, वे तत्व जिनमें परमाणु अवस्था अथवा आयनिक अवस्था किसी भी अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक पाया जाता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, उन्हें अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के अंदर कौन से तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते। इसके अलावा डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आगे बात करें अपन, तो ये बात हुई अपने डी ब्लॉक के बारे में। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए, देखो एफ ब्लॉक को अपन देखें ना, तो ये आवर्त सारणी के यानी मुख्य आवर्त सारणी जो आपको दी हुई है उस मुख्य आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित होता है। यानी एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में यानी मुख्य आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित इनको किया गया है। और ये जो 2 क्षैतिज पंक्तियां होती है इनको अपन नाम देते हैं भाई, ध्यान रखेंगे। पहली क्षैतिज पंक्ति को अपन लेंथेनाइड कहते हैं, जिसमें तत्व कहां से कहां तक आएंगे, ध्यान रखें सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक कुल 14 तत्व किसमें आते हैं, पहली क्षैतिज पंक्ति के अंतर्गत आते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं। और बात करें दूसरी क्षैतिज पंक्ति तो उसे एक्टिनाइड कहा जाता है, उसमें थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक कुल 14 तत्व यहाँ पर रखे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको मुख्य आवर्त सारणी के कहाँ रखा गया है, नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। पहली क्षैतिज पंक्ति कौन है, लेंथेनाइड श्रेणी कहलाती है, जिसमें कौन आता है आपका सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक कुल 14 तत्व आते हैं। और आपका जो दूसरी श्रेणी होती है उसे अपन एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। और एक्टिनाइड श्रेणी में आपके थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक कुल 14 तत्व यहाँ पर रखे गए हैं। अब बात करें अपन यहाँ पर, तो देखो इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो देखो भाई आपका जो ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो आप लोग यही चीज लिखेंगे n-2 F1 से 14 n-1 D0 से 1 NH2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सभी का एक साथ आपको याद रखना है, ठीक है। n-2 F1 से 14, नेक्स्ट n-1 D0 से 1 NH2 होता है। इन्हें सम्मिलित रूप से आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और बात करें आगे की तरफ, तो एफ ब्लॉक तत्वों में यूरेनियम बाणव, ध्यान रखेंगे इस चीज को, यूरेनियम बाणव, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि यूरेनियम बाणव के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर डी ब्लॉक तत्वों के बारे में बात की है, एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में बात की है। डी ब्लॉक तत्वों को अपन संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और एफ ब्लॉक तत्वों को अपन आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। साथ ही यूरेनियम बाणव के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डी व एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में अपन यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये बातें यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी। गुणों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण की अपन बात करते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इसमें बात करें हम सबसे पहले धातु के बारे में, तो देखो ज्ञात तत्वों में लगभग 78% से अधिक धातु तत्व होते हैं। वर्तमान में जो कुल 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं उन 118 तत्वों में आप लोग जानते हैं कि लगभग अधिकांश तत्व धातुएं होती है, यानी कि 78% से भी अधिक तत्व क्या है, धातुएं हैं। इन्हें आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। ध्यान रखें, धातुओं को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, बाईं ओर रखा गया है। धातुएं प्राय कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। ध्यान रखें, धातुएं कमरे के तापमान पर क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। अपवाद कौन है, पारा या मरकरी। ध्यान रखें, पारा या मरकरी जो होता है ये धातु है परंतु ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे बात करते हैं
धातुओं के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, दोनों के मान उच्च होंगे, परंतु अपवाद स्वरूप गैलियम और सीजियम के गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ये अपवाद भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखें। धातुएं ताप व विद्युत की सुचालक होती है, यानी आसानी से ताप इसके अंदर से प्रवाहित हो जाता है, विद्युत धारा भी आसानी से क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। आगे बात करते हैं, तो ये आघात वर्ध्य होती है। आघात वर्ध्य का मतलब होता है पीटने पर चादर की तरफ फैल जाना। पीटने पर क्या होती है, ये चादर की तरफ फैल जाती है, यानी ये आघात वर्ध्य होती है, आघात को सहन करने वाली होती है। आगे बात करते हैं, तो ये तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है तार खींचे जा सकना, यानी इनके तार बनाए जा सकते हैं। साथ ही विद्युत की सुचालक भी होती है, इसलिए विद्युत आसानी से यहाँ पर प्रवाहित हो जाती है। आगे बात करते हैं, तो ये बात हो गई अपनी यहाँ पर धातुओं से संबंधित, धातुओं के विभिन्न गुणों से संबंधित। अब बात करेंगे अपन अधातु तत्व के बारे में, यानी गुणों के आधार पर दूसरे प्रकार के तत्व होते हैं अधातुएं। तो देखो अधातुएं जो होती है, इन्हें आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है। देखो आवर्त सारणी में बाईं ओर धातुएं होती है और दाईं ओर क्या होती है, अधातुओं को रखा गया है। ये कमरे के तापमान पर ठोस व गैस अवस्था में होती है। कमरे के तापमान कौन सी अवस्था में, या तो ठोस होगी या फिर गैस अवस्था में होती है। अपवाद स्वरूप ब्रोमीन द्रव अधातु, ध्यान रखें भाई, अपवाद ब्रोमीन है यहाँ पर, जो द्रव अधातु का उदाहरण होती है, बाकी सब ठोस या गैस होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक क्वथनांक कम होंगे, परंतु यहाँ पर भी अपवाद है गलनांक व क्वथनांक का। एक तो बोरोन व कार्बन, बोरोन जो होता है बोरोन के यौगिक, इसके अलावा कार्बन का जो है अपर रूप, जैसे हीरा आपको पता है बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि वैसे तो इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। साथ ही हम बात करते हैं कि ये आसानी से टूट जाती है, परंतु अपवाद स्वरूप बोरोन व कार्बन जो होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। ये ताप और विद्युत के अल्पचालक होते हैं, चालकता इनकी बहुत कम होती है। ठीक है, आगे बात करें, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब होता है जैसे इनको पीटा जाता है टुकड़ों में बिखर जाते हैं। ठीक है, टुकड़ों में बिखर जाते हैं, इस प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, भंगुर प्रवृत्ति कहते हैं। साथ ही बात करें तो इनमें आघात वर्ध्यता और तन्यता का गुणधर्म नहीं पाया जाता है। तो ये बात होगी अपनी अधातुओं के बारे में। बात करें एक और चीज उपधातु से संबंधित, तो देखो उपधातुएं जो होती है ना, इनमें धातुओं के गुण भी पाए जाते हैं और अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं। दोनों के गुण यहाँ पर पाए जाते हैं किनके अंदर, उपधातुओं के अंदर। और इन्हें आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में व्यवस्थित यहाँ पर किया गया है। आवर्त सारणी के अंदर टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में ये व्यवस्थित है बिल्कुल, जो धातुओं और अधातुओं को अलग करती हुई रेखा है। और इसमें कौन कौन सी उपधातुएं आती है, तो देखो भाई बोरोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेल्यूरियम है। ठीक है ना, तो इनको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, बोले शिव जी ऐसी सब तेरी आस्था, यानी कि बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका टेल्यूरियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो गुणों के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु, ये तीन प्रकार के तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने तत्वों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये वर्गीकरण यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.